जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे सभी? बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और सीरीज को आगे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि देखिए अभ्यास सीरीज आपकी लगातार आगे बढ़ रही है, आप करके चल रहे हैं क्वेश्चन उसी सीरीज की। आज हमारी 20वीं क्लास या 20वीं कक्षा है। कैसी लगी आपको क्लास, कैसी लग रही है आपको सीरीज, जरूर बताएंगे कमेंट करके। और हम शुरू करते हैं अपनी 20वीं क्लास। कैसी लग रही है बताएंगे जब सभी जरूर। आपको पता है कि देखिए जीएस के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं या लगातार आ रहे हैं और आने के पूरे चांसेस रखते हैं, हम उन्हीं को लेकर के आपका अभ्यास लगातार करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा सभी, देखिएगा ध्यान से। अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें ज्यादा देरी ना करके, तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि तांबा का सिक्का, जो तांबे का सिक्का था, उसको जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, या गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले तांबे के सिक्के या कॉपर कॉइन किसके द्वारा क्या तरीके से जारी किए गए थे। तो आप सभी याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से, क्या जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, इन्हीं के द्वारा गुप्त शासन में कौन से तांबे के सिक्के चलाए गए थे या प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे सभी, आगे चलेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन आता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, कविराज आ जाए पेपर में, परम भागवत आ जाए पेपर में, या आपका आ जाए भारत का नेपोलियन। क्या आ जाए? भारत का नेपोलियन। आप याद रखेंगे तीनों के तीनों जो बातें हैं वो कही जाती हैं किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो सिंपली आंसर क्या हो जाता है हमारा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही क्या क्या मतलब क्या देखते तरीके से उपाधि धारण की थी वो आपकी, याद रखेंगे सभी, किसकी? कविराज की। नेक्स्ट आता है धनवंतरी कौन थे। देखिए धनवंतरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो धनवंतरी उन नवरत्नों में से थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में उनके द्वारा एक नवरत्नों का समूह बनाया गया था। जैसे कि आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के वो नवरत्नों में से एक जो क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा भी अपने पास क्या रखे गए थे भाई? नवरत्न रखे गए थे, है ना। उसी क्रम में आगे याद करेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्या है? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था, या गुप्त काल की जो रजत मुद्राएं थी, चांदी की जो मुद्राएं थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो सिंपली याद रखें सभी, उन्हें रुपयक कहा जाता था। क्या? रूपक। रूपक बोलते थे। ये जो आप देख रहे हैं चांदी की, ये वाली चांदी की मुद्राएं है, ये स्वर्ण मुद्राएं जिन्हें कासारपण कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा सभी। तो जो चांदी की, तो उन्हें क्या कहते थे? रूपक। आता है क्वेश्चन बार बार, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि दशमलव प्रणाली की या डेसिमल सिस्टम की खोज या का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए गुप्त काल को ना साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पर जो आद्य ऐतिहासिक काल है, या मैं बात करूं अब बाद का जो हमारा ऐतिहासिक काल है, उसमें गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा साहित्यों की रचना हुई है। सबसे ज्यादा कहते एक तरीके से विज्ञान की हो या आपकी गणित की, सबसे ज्यादा जो डिस्कवरीज या सिद्धांत है ना, वो दिए गए इसी समय पर। और भारत के अंदर दशमलव प्रणाली की शुरुआत या विकास किया गया किसके द्वारा? तो हमारे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। नहीं था पे जरूर ध्यान देंगे भाई, नहीं पे पूछा है कौन हो सकता है आंसर, तो ध्यान दें सभी। सूरदास, वररुचि, छपड़क या कालिदास। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सूरदास उस समय के थे ही नहीं। सूरदास तो अब मध्यकाल के इतिहास के हैं, और ये बात कर रहे हैं हम प्राचीन काल के इतिहास की। तो सूरदास इसका पार्ट नहीं थे। अगर आपसे पूछ बैठे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कौन है? नवरत्न है। जैसे अकबर के नवरत्न थे, ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भारत के इतिहास में सबसे पहले जो नवरत्न रखे गए वो किसके पास रखे गए? तो याद रखें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास, है ना। ध्यान देंगे सभी। तो पहले है कालिदास जो एक साहित्यकार थे, फिर है बराहमिहिर जो एक ज्योतिष वैज्ञानिक थे, छपड़क की बात करें ये भी ज्योतिष वैज्ञानिक थे, घटक पर आए तो आपके सामने कौन है? शिल्पकार थे। वही धनवंतरी पूछे तो चिकित्सा में आया ना, अभी आया था बिल्कुल, धनवंतरी भी आए थे, है ना। अमर सिंह पूछे तो अमर कोश या शब्दकोश बनाने वाले थे। वर रुचि के बारे में पूछे तो व्याकरण संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वहीं बेताल भट्ट की बात करें तो जादू करने वाले, आपने सुना ना विक्रम बेताल के नाम से नाटक भी आता था पहले, है ना। और यहाँ देखें यहाँ सीरियल आता था एक। शंकु की बात करें तो वो कौन थे? वास्तुकला में पारंगत, है ना भाई। तो ये नवरत्न थे किसके? विक्रमादित्य के, याद रखेंगे आप सभी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ेंगे सभी। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में हुवेन सांग, एक चीनी यात्री नाम था इसका हुवेन सांग, किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो याद रखेंगे सभी। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन, ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखें कि ह्वेनसांग जो भारत आया था, ये आया था मेनली क्या, जो भारतीय शिक्षा थी या बुद्धिस्ट जो शिक्षा थी उसको प्राप्त करने के लिए आया था, और मेनली नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई भी की थी। ठीक है, आगे बात करें लीलावती को लेकर। देखिए मैं आपको बार बार बता के चल रहा हूँ कि गुप्त काल को आप याद रखिएगा सभी, गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है साहित्य का, लिटरेचर का। ठीक है ना, इस समय पर सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है। उसी साहित्य में एक सबसे बड़ा ग्रंथ या एक किताब हमारी क्या, लीलावती, जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका देखेंगे लोकायत दर्शन की बात करें। देखिए उत्तर वैदिक काल की बात करें, उस समय पर डेवलप हुए लगभग 7-8 दर्शन थे। आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, जैसे योग दर्शन है, न्याय दर्शन है। ठीक है, इसी तरीके से मीमांसा दर्शन है। वैसे ही बात करूं, एक दर्शन और था चारवाक, ऋषि चारवाक के द्वारा दिया गया चारवाक दर्शन, जो नास्तिक या कहते हैं एक तरीके से नास्तिकवादी दर्शन था। इसमें नास्तिक कहते हैं ईश्वर को ना मानने की बात थी, या परलोक को ना मानने की बात इसमें कही गई थी ज्यादातर। तो इसका दूसरा नाम क्या था, लोकायत दर्शन। ठीक है, चारवाक दर्शन और लोकायत दर्शन, याद रखेंगे सभी। आगे देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मिलिंद पन्हो क्या है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक थे, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। वहीं उसके अलावा और भी बौद्ध धर्म के अंदर ग्रंथ रहे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है भाई, याद रखेंगे मिलिंद पन्हो भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी, चरक किसके राज चिकित्सक थे। जिस तरीके से बरुरुचि या मैंने बात करी आपसे किसके बारे में, धनवंतरी के बारे में, उसी प्रकार से कुषाण वंश के शासक कनिष्क के, किसके, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के जो राज चिकित्सक थे उनका नाम था क्या, चरक उनका नाम था। इनकी पुस्तक या इनका ग्रंथ बार बार एग्जाम में आता है, सभी याद रखिएगा। चरक संहिता के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, जिसमें इन्होंने बताया था किसके बारे में, चिकित्सा के बहुत सारे फिनोमेना इन्होंने इस पुस्तक में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि परम भागवत। चलिए ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास को पहले देखा है तो आप जरूर कर पाएंगे। इसी क्लास में मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, कमेंट में आप जरूर बताएंगे क्या है इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने ये ऑलरेडी करा दिया आपको, देखता हूँ कौन पिछली क्लास को करके आया है। इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है भाई, 13 क्वेश्चन कहता है आपसे किसके बारे में। देखिए उत्तर प्राचीन और पूर्व मध्य काल के कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। हम ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, मध्यकाल की तरफ जा रहे हैं, ध्यान देंगे सभी। कह रहा है कि अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। देखिए भारत पर पहला आक्रमण 711 ईडी में हुआ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो 712 ईडी में हुआ, और किया गया किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। ठीक है भाई, याद रखेंगे। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहे ना कि अरबों ने सिंध पर विजय के कब प्राप्त करी, तो 712 ईडी में। किसके किसके नेतृत्व में भाई, बिन कासिम के नेतृत्व में, बिन कासिम के नेतृत्व में प्राप्त करी। ठीक है, वहीं आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि अरब पर आक्रमण करते समय या आक्रमण के समय सिंध पर शासन किसका था। तो मैं अगर आपसे बात करूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंध का मतलब हो जाता है हमारा सिंपली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिंध प्रांत उस समय तो भारत का ही हिस्सा था। तो इस सिंध पर राजा करते थे एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था राजा दाहिर, ये राज करते थे, और इन्हीं के ऊपर आक्रमण बोला गया था बिन कासिम के द्वारा, बिन कासिम के द्वारा। तो सभी याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के शासक राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण बोला गया था, और इन्हीं ही आक्रमण में 712 एडी में हराया गया था। ये थी आपकी क्लास नंबर 20 अभ्यास सीरीज की। कैसी लगी आपको क्लास, जरूर कमेंट बताएंगे। लगातार हम ऐसे क्लास लाते रहेंगे, आप अपने अभ्यास को लगातार करते चले। प्रैक्टिस आपको पारंगत बनाएगी, प्रैक्टिस आपके हमेशा काम आएगी। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।